शामगढ़ के एक छोटे से गांव में श्याम सुंदर नाम का एक किसान रहता था। खेती ही उसका सहारा थी और उसी पर उसका पूरा जीवन टिका था। उसका बेटा सूरज खेत में उसके साथ काम करता था। हीरा मोती, बस थोड़ा और जोर लगाओ। जमीन सख्त है पर हम हार नहीं मानेंगे। रहने दे सूरज, इन गायों को तकलीफ मत दे। जब आसमान ने ही मुंह मोड़ लिया तो यह जमीन क्या देगी। पिताजी, आप छांव में जाकर बैठिए, मैं देख लूंगा। मिट्टी थोड़ी सूखी है, बस एक बार हल गहरा चला गया तो सब ठीक हो जाएगा। गहरा कैसे जाएगा? क्या कर लेगा कोमल? जब जमीन ही मर रही हो तो बेटा क्या कर लेगा? सूरज सुन, इधर आ। जी पिताजी। तुझे पता है ना, दया सागर रोज चक्कर काट रहा है। वो मोटरसाइकिल की आवाज मुझे रात को सोने नहीं देती। आने दीजिए, उसे मैं बात कर लूंगा। क्या बात करेगा? तू बच्चा है अभी, उसे बात करना नहीं आता, उसे सिर्फ छीनना आता है। तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। दया सागर की भारी बाइक धूल उड़ाती हुई खेत के किनारे आकर रुकी। श्याम सुंदर भाई, क्या हालचाल? अरे सूरज बेटा, तू अभी तक हल चला रहा है? इस मिट्टी में अब कुछ बचा ही कहाँ है। प्रणाम दया सागर जी, कहिए कैसे आना हुआ। बस यूं ही आया था। 1 लाख के कर्ज पर 48,000 तो सिर्फ ब्याज ही बन चुका है और ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। फसल कटने दीजिए, हम आपका सारा पैसा जरूर चुका देंगे साहूकार जी। फसल कहाँ है फसल सूरज? यहाँ तो सूखी घास भी मुश्किल से दिखती है। श्याम सुंदर भाई, यह कागज देख रहे हो? इन्हें तो बस नाम बदलना आता है। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं बेटा, सलाह दे रहा हूँ। वक्त रहते मान जाओ तो इज्जत बच जाएगी, वरना बाजार तो वैसे ही बदनाम है। चलता हूँ श्याम सुंदर भाई। दया सागर के जाने के बाद खेत में सन्नाटा छा गया। सूरज की माँ चुपचाप घर की ओर चली गई, लेकिन अगले ही पल एक और बिजली गिरी। श्याम सुंदर खेत के बीचों बीच अचानक गिर पड़ा। पिताजी, वह जल्दी आओ। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी, आंखें खोलिए। गांव के छोटे से अस्पताल में श्याम सुंदर को भर्ती किया गया। देखो सूरज, मैं साफ बात करूंगा। श्याम सुंदर जी का शरीर अब जवाब दे चुका है। उम्र, ऊपर से ये मानसिक तनाव, अब ये कभी भी खेत में मेहनत नहीं कर पाएंगे। इन्हें पूरा आराम चाहिए। अगर इन्होंने दोबारा हल पकड़ा तो जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी जमीन, खेती के बिना घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता सूरज, लेकिन एक बात पक्की है। अब इस घर की और उस जमीन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है। संभाल सको तो संभाल लो। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी जमीन, खेती के बिना घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता सूरज, लेकिन एक बात पक्की है। अब इस घर की और उस जमीन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है। संभाल सको तो संभाल लो। बाजार के बीचों बीच धूल उड़ रही थी। चारों तरफ शोर था, लेकिन सूरज के कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी एक भारी आवाज ने उसे पीछे से रोका। अरे सूरज, रुक जरा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? प्रणाम दया सागर जी, बस मंडी जा रहा था, पिताजी की दवा लेनी है। दवा? दवा तो तेरे बापू पिछले 3 महीने से ले रहा है सूरज, मगर बीमार तो तेरी जमीन लग रही है। यह ले, यह रख ले। तेरी जमीन से आजकल अनाज तो निकल नहीं रहा, तो मुझे लगा शायद इन सिक्कों से तेरा घर चल जाए। दया सागर जी, बाजार में यह सब करने की क्या जरूरत है? मैं कल आकर बात करूंगा। कल? कौन सा कल सूरज? आज से 2 महीने बाद उस जमीन पर तेरा नहीं, दया सागर का नाम होगा। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, पर आप। पैसा? पैसा तो तू देगा ही, लेकिन पहले अपनी औकात तो देख ले। जा दवा ले जा अपने बाप के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि जमीन के साथ साथ चिराग भी बुझ जाए।
रात का पिछला पहर था। सूरज के माता पिता जाग रहे थे। कोमल, मैं सोच रहा हूँ जमीन दया सागर को दे देते हैं। यह क्या कह रहे हैं आप? वो जमीन आपकी जान है। जान तो सूरज है। उस बच्चे की हालत देखी है तुमने? बाजार में लोग उसे ताने मारते हैं। मेरी वजह से उसे नीचा देखना पड़ रहा है। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं हार गया हूँ कोमल। सूरज को यह सुनकर जो दर्द हुआ वो भूख से भी ज्यादा था। तभी सूरज की माँ वहां आई। सूरज, इधर आ बेटा। माँ आप सोई नहीं। माँ मैं वादा करता हूँ मैं यह जमीन दया सागर के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन दया सागर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। वो फिर से सूरज के घर के बाहर खड़ा था। इस बार उसके साथ कुछ गुंडे और हाथ में कानूनी कागजात थे। श्याम सुंदर भाई, वक्त खत्म। देखो सूरज, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। कागजों के हिसाब से तो ये जमीन अब मेरी है, लेकिन चलो मैं तुम्हें फसल काटने तक का वक्त देता हूँ। तब तक तुम इसी जमीन पर मजदूरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें अपनी ही जमीन पर मजदूर बनाए हैं। जमीन अपनी तब होती है सूरज, जब उसकी कीमत चुकाई जाए। क्यों श्याम सुंदर भाई, जुबान क्यों बंद है? जो आपको ठीक लगे साहब। तभी एक शाम सूरज का बचपन का दोस्त केतन उससे मिलने आया। सूरज कब तक इस अंधेरे में बैठा रहेगा? क्या करूं केतन, किस्मत ही खराब है। शहर गया तो वहां लूट गया, यहाँ आया तो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। सुन सूरज, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे से तू सिर्फ कर्ज चुका पाएगा, अपनी इज्जत वापस नहीं ला पाएगा। बस एक बात याद रखना, नौकरी तुझे महीने का खर्चा दे सकती है, लेकिन पैसे की समझ यह तय करती है कि तू किसके सामने झुकेगा और कौन तेरे सामने। इसका क्या मतलब है? मतलब तू खुद ढूंढ। तुझे क्या लगता है इस सूखी मिट्टी में सिर्फ अनाज उग सकता है? दिमाग लगा सूरज, वक्त बदल रहा है। देख, खेत के किनारे ये छोटे छोटे कटीले पौधे दिख रहे हैं। हाँ, यह तो जंगली घास है। ये जंगली घास नहीं है, ये शतावरी है। पुराने जमाने में जब यहाँ नहरें नहीं थी, लोग ऐसी ही जड़ी बूटियां उगाते थे। इन्हें पानी कम चाहिए पर देखभाल कड़ी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी इनके लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं। चिलचिलाती दोपहर में सूरज अकेला खेत में पसीना बहा रहा था। तभी कुछ गांव वाले उधर से गुजरे। अरे ओ सूरज, बस कर भाई। देख, बगल वाला खेत लहलहा रहा है और तू यहाँ कटीली झाड़ियां बो रहा है। रामफल चाचा, फसल उगाने की हिम्मत और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। अब तो बस यही झाड़ियां मेरा सहारा है। अरे बेटा, जवानी जोश में नहीं होश में गुजारी जाती है। ये जो तू कर रहा है ना, इसे गांव में पागलपन कहते हैं। देख लेना, जब ये घास उगेगी ना, तो दया सागर इसे चारे की तरह अपनी भैंसों को खिला देगा। चाचा, अगर ये घास उगी तो ये सिर्फ मेरा पेट नहीं भरेगी, पूरे गांव की सोच बदलेगी। बस आप दुआ कीजिएगा। सूरज ने कुदाल फिर से उठा ली। रात होने को थी। वो लालटेन की रोशनी में उन छोटे पौधों की सेवा करता। सूरज बेटा, अब आजा। देख, रात के 11 बज रहे हैं। हाथ पांव धो ले, मैंने रोटी गर्म की है। बस मैं इस आखिरी हिस्से में थोड़ा पानी डाल दूं। ये पौधे बहुत नाजुक है, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो सुबह की धूप इन्हें जला देगी। देख तो सही बेटा, तू खुद को जला रहा है। क्या ये सब सच में काम करेगा? माँ बाप कहते हैं जमीन धोखा नहीं देती, बस उसे सही चीज चाहिए। बस कुछ महीने और, फिर देखना मैं आपकी वह बाली वापस लाऊंगा। मुझे बाली नहीं चाहिए सूरज, मुझे मेरा हंसता खेलता बेटा चाहिए। हफ्तों की मेहनत रंग लाने लगी। सूखी जमीन पर हरियाली दिखने लगी। तभी एक दिन गांव में एक चमचमाती कार आकर रुकी। नमस्ते, क्या मैं सूरज जी से मिल सकता हूँ? मुझे पता चला है कि यहाँ कोई जड़ी बूटियों की खेती कर रहा है। जी, मैं ही सूरज हूँ। कहिए क्या काम है? वाह, गजब काम किया है। मैं शहर से आया हूँ, दवाइयों का काम करता हूँ। आप मेरी फसल खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल। देखो सूरज, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करता। तुम्हारी फसल तैयार होने में अभी 2 महीने हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक ऑफर दे सकता हूँ। मैं पूरी फसल का प्री कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। प्री कॉन्ट्रैक्ट मतलब? मतलब यह कि भाव आज तय हो जाएगा। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। 50,000 अभी एडवांस ले लो, बाकी फसल कटने पर। क्या कहते हो? सूरज की आंखों में चमक आ गई। 2.5 लाख, इससे तो बैंक का लोन भी चुक जाता और दया सागर का काफी हद तक मुंह बंद हो जाता। साहब, यह तो बहुत बड़ी रकम है। क्या आप सच में इतना देंगे?
ये लो 50,000 का चेक। बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो कि तुम ये फसल सिर्फ मुझे ही बेचोगे। देखो सूरज, तुम मेहनती लड़के हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। यह क्या है? ये पत्तों पर सफेद धब्बे कैसे आ गए? रातों रात सूरज की फसल पर एक अजीब किस्म के कीड़ों ने हमला कर दिया था। हरे भरे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पूरी मेहनत सब बर्बाद हो रहा है। केतन, केतन जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ सूरज? अरे बाप रे, ये कीड़ा बहुत तेजी से फैलता है। अगर 2 दिन में स्प्रे नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा। तो स्प्रे लाते हैं ना, चलो अभी बाजार चलते हैं। सूरज, ये आम दवा से नहीं मरेगा। इसके लिए बहुत महंगी दवा चाहिए। तेरे पास पैसे हैं? पैसे? पैसे तो मैंने दवाइयों और खाद में खर्च कर दिए। मेरे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं बचा। तो फिर किसी से उधार ले, वरना कल सुबह तक ये खेत श्मशान बन जाएगा। सदमे से तो वह वैसे भी मर रहे हैं। सूरज, जाओ उस शहर वाले व्यापारी को फोन कर, शायद वह मदद कर दे। सूरज ने कांपते हाथों से विक्रम को फोन लगाया। उसे उम्मीद थी कि उसका खरीदार उसकी फसल बचाने में मदद करेगा। साहब, खेत में कीड़े लग गए हैं। 40,000 चाहिए दवा के लिए, वरना फसल खत्म हो जाएगी। आप एडवांस में से काट लीजिएगा। क्या कीड़ा लग गया? देखो सूरज, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे ए ग्रेड फसल चाहिए। अगर तुम्हारी फसल खराब हुई तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और हाँ, याद है ना, अगर फसल नहीं दी तो तुम्हें 2 लाख जुर्माना देना होगा। क्या 2 लाख? साहब, आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। बिजनेस में कोई किसी का साथ नहीं देता है सूरज। दवा के पैसे खुद इंतजाम करो। अगर परसों तक खेत साफ नहीं हुआ तो मेरा वकील तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फोन रखो अब। सूरज ने अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर की तरफ पैडल मारने लगा। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। सूरज रुक, कहाँ भाग रहा है? ऐसे भागने से 1.25 लाख नहीं मिलेंगे। तो क्या करूं केतन? मैं उस विक्रम का गला दबा दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया। गला दबाने से जेल मिलेगी, जमीन नहीं। मेरी बात सुन, वो विक्रम अकेला नहीं है। वो आरोग्य हर्बल्स नाम की एक बड़ी कंपनी का सप्लायर है। वो तेरा माल सस्ते में हड़प कर उन्हें महंगे में बेचना चाहता है। तो मैं क्या करूं? हम सीधे कंपनी के हेड ऑफिस चलेंगे। शहर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अगर हम 3 बजे तक वहाँ पहुँच गए और तूने अपनी फसल की असलियत दिखा दी तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं है। वो मुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। चल मेरी बाइक पर बैठ। केतन की बाइक हवा चीर रही थी। सूरज जड़ी बूटी को सीने से लगाए बैठा था। ठीक 2 बजे वे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के सामने थे। जय श्री राम, बोलिए क्या काम है? साहब, बस 2 मिनट। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, किसान हूँ। ये देखिए, ये मेरे खेत की फसल है। आपके सप्लायर विक्रम ने मुझे धोखा दिया है। वो मेरी फसल को बर्बाद बता रहा है। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। गार्ड, इन्हें यहाँ से हटाओ, मेरा वक्त कीमती है। साहब, एक बार इसे देख लीजिए। अगर ये बी ग्रेड भी निकली तो मैं खुद आपके पहियों के नीचे जान दे दूंगा। सूरज की आवाज में वो दर्द और जुनून था कि एमडी रुक गए। उन्होंने उसे सूंघा, उसकी बनावट देखी और उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखने लगी। यह वाइल्ड शतावरी है, और इतनी साफ इस मौसम में तो यह मिलना नामुमकिन है। तुमने इसे कैसे बचाया? रात भर बारिश में जागकर नीम के पानी और राख से। साहब, विक्रम कह रहा है ये कचरा है। खन्ना, जरा इधर आओ। इस सैंपल को अभी लैब ले जाओ और मुझे 10 मिनट में रिपोर्ट दो। और तुम, सूरज नाम है ना, अंदर आओ। सूरज और केतन एक आलीशान कैबिन में बैठे थे। साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी 1.25 लाख चाहिए। बैंक वाले मेरा घर गिरा देंगे। क्या आप मुझे एडवांस दे सकते हैं? 1.5 लाख। सूरज, मैं तुम्हें सालाना सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये लो, 3.6 लाख का एडवांस चेक। तुम्हारी फसल की क्वालिटी देखकर मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा नहीं है सूरज, ये तुम्हारी मेहनत की कीमत है। अब जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। सूरज और केतन मोटरसाइकिल की तरफ भागे। उधर गांव में सूरज के घर के बाहर मातम छाया हुआ था। दया सागर एक बड़ी जेसीबी मशीन के साथ खड़ा था। श्याम सुंदर भाई, सामान बाहर निकालोगे या फिर हम मशीन चलाएं? दया सागर जी बेटा शहर गया है, बस थोड़ी देर और वो आता ही होगा। शहर गया है भागने के लिए। उसे पता है कि वह पैसे नहीं ला सकता। नहीं, मेरा बेटा आएगा। जब तक वो नहीं आता तुम इस घर को हाथ नहीं लगा सकते। हट बुढ़िया, बहुत नाटक देख लिया तेरा। ड्राइवर चालू कर मशीन।
सबसे पहले यह मेड़ गिराओ। रुकिए रुकिए, ये रहा आपका पैसा। सूरज के हाथ में एक गुलाबी चेक और कुछ कैश था। ये तो 3.6 लाख का चेक है और ये सीधे आरोग्य हर्बल से है। क्या यह कैसे हो सकता है? यह जरूर नकली होगा। यह लड़का कहीं से चोरी करके लाया है। क्यों दयासागर जी, आप समझ आया? आपने कहा था कागजों का दिल नहीं होता पर नाम बदले जाते हैं। अब इस जमीन पर ना आपका नाम है, सिर्फ मेरा और मेरे पिता का। बेटा, आज तूने सिर्फ जमीन नहीं, मेरा स्वाभिमान बचाया। मुझे लगा था सब खत्म हो गया है, पर तूने रास्ता निकाला। पिताजी जो डरते नहीं वही आगे बढ़ते हैं। आखिर में सूरज की मेहनत के चलते उसका ये संकट दूर हो गया।